मैं हूं शहर नई दिल्ली, जिसका इतिहास आज भी मेरे नएपन के पीछे छुपा नहीं रह सकता। पिछले 1000 साल से कितने बादशाह, शायर और सूफी इस शहर में अपनी किस्मत आजमाते आए हैं। उन्हीं में से एक शायर थे 14वीं सदी के हजरत अमीर खुसरो, जिनकी शायरी, मौसीकी और शख्सियत आज भी दिल्ली वालों को मजा देती है। ये हैं रैनी और उनके दोस्त अंकित, जो अमीर खुसरो की विरासत को तलाश करने निकले हैं। गुफ्तम की रोशन अज़ कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना, गुफ्तम के शीरी अज़ शहद, गुफ्ता के गुफ्तारे मना। ये तो खुसरो साहब की गजल है जी, उनकी फारसी की गजल है। वाह वाह वाह। तो आपने और भी कोई सीखी है अभी हाल ही में? अभी तो मैंने ये नई सीखी है। अच्छा। और मुझे इतनी खूबसूरत लगी है। फारसी गजलों के अलावा भी कुछ? जी, उनके गीत हैं, पहेलियां हैं, अच्छा। दुनिया हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और गुनगुनाती रहती हूँ। पर ये बताओ कि तुम इतना कुछ कर रहे हो दास्तान गोई के साथ। हाँ। कुछ उसके बारे में बताओ। हाँ, मैं एक कहानी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ खुसरो साहब की जिंदगी पर, उनकी शायरी पर। बादशाह की आरजू थी कि सिकंदर की तरह उसकी हुकूमत भी हर सिमत फैले और बड़े बड़े इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल करे। तो शिकार के बहाने से उसने इस मुहिम पर निकलने का फैसला किया। आसमान ने उसकी मदद के लिए झंडा लहराया, फरिश्तों ने कामयाबी की दुआ की और फिर शंखों की आवाज से ऐसा शोर हुआ कि बड़े बड़े पहलवानों के दिल दहल गए। ये अजीम फौज दरिया के मौजों की तरह मुल्के देवगीर को फतह करने के लिए रवाना। क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लिखा है, खासकर लिटरेचर में या पोइट्री में, उसके वो पायनियर रहे हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि वो ज़माना क्या था, वो तारीख़ क्या थी, जिसकी वजह से उन पर वो असर पड़ा कि उन्होंने इस तरह की शायरी शुरू की। और निज़ामुद्दीन औलिया से उनका रिश्ता वगैरह, ये सब बातें ऐसी हैं जो लोग जानते ही नहीं है उनके बारे में। छाप तिलक सब चीनी आज रंग है, इन 2-3 कवालियों के अलावा खुसरो का कोई वजूद ही नहीं बचा है। अंकित अमीर खुसरो की कहानी उन्हीं की ज़बानी कुछ इस तरह तैयार कर रहे हैं, दास्तान गोई का लिबास पहनकर। मेरे वालिद एक बहादुर फौजी थे। तुर्कों के बारे में वैसे तो मशहूर है कि वो सोते में फरिश्ता दिखते हैं, लेकिन वो तो जागते में भी फरिश्ता थे। खुद तो पढ़े लिखे ना थे, लेकिन चाहते थे कि मुझे कुछ आ जाए। तो आज जो कुछ काबिलियत मेरे अंदर है, सब उन्हीं की तरबियत का नतीजा है। तो खुसरो कहते हैं कि उनके वालिद तुर्क थे, तो इसका मतलब आज के टर्की से है क्या? नहीं, ये एक इलाका था तुर्किस्तान करके, जो सेंट्रल एशिया में एक बड़ा इलाका था। इसमें आज के तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ये वगैरह आते हैं। तो हाँ, उनके वालिद जो थे वो तो तुर्क थे, लेकिन उनकी वालदा जो थी वो खालिस हिंदुस्तानी थी। वालिदा भारत की और वालिद तुर्क। सो इस बात से उनकी मिलीजुली पर्सनालिटी में काफ़ी मदद मिली होगी। बेशक। तो 13-14 सेंचुरी में हो ये रहा था कि इंडियन कल्चर और सेंट्रल एशियन कल्चर का फ्यूजन हो रहा था, और उन दोनों के मिलने से एक नई पहचान, एक नया तरीके का आर्ट और कल्चर आ रहा था। और अमीर खुसरो की ज़िंदगी अगर आप ध्यान से देखें तो वो इसी नई सभ्यता का प्रतीक है। मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और पानी की रवानी से हिंदवी में शायरी करता हूँ। मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं कि अरब के बारे में बोलूँ। अगर कोई ये समझता है कि अकल की बात सिर्फ फारसी में की जा सकती है तो गलत है। हिंदवी किसी भी मामले में फारसी जबान से कम नहीं। अगर फारसी साफ की हुई शराब है तो हिंदवी उसकी तलछट है, और ये बात तो सभी जानते हैं कि तलछट साफ शराब से ज्यादा नशा देती है। अमीर खुसरो की हिंदवी की तलाश में अंकित और रैनी पहुंचे हैं दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन में, जहां बच्चे खुसरो की पहेलियां बूझ रहे हैं। कहा था ना हम में अकल है, पूछो और पूछो। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर आंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। अरे ये भी पहेली अमीर खुसरो की है। ये भी अमीर खुसरो की है, मुझे बताई थी।
ताज, नहीं टोपी, नहीं। तारे, हाँ तारे। लड़कपन में मैंने अपने कलाम को कभी जमा नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरा दोस्त ताजुद्दीन उसे इकट्ठा करता रहा। जब मैंने उसे देखा तो कहा कि यार ये तो डुबो देने के काबिल है पानी में। वो न माना और उसने इनका एक दीवान तैयार कर लिया। नाम रखा तोहफतुस सिग्र, यानी बच्चे का तोहफा, ताकि अक्लमंद लोग पढ़ें तो समझ जाएं कि बचपन का कलाम है। तो आप जो अभी अपनी दास्तान में बयान कर रहे हैं, ये भी अमीर खुसरो की ही ज़बान है क्या? नहीं, दरअसल उनका अपना फारसी में कलाम है, उसके ट्रांसलेशन है। ये बात आपको समझनी होगी कि अमीर खुसरो को तब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सकता जब तक हम उनका फारसी का कलाम ना पढ़ें, क्योंकि उन्होंने फारसी में शायरी और नस्र दोनों मिलाकर 9 किताबें लिखी थी। पर आज के दौर में हिंदुस्तान में तो फारसी जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, तो हमें उनके ट्रांसलेशन से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो उनका कोई फारसी कलाम सुनाइए ना। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको उनके बचपन का कलाम सुनाता हूँ। दूध के दांत गिरते ही मेरे मुंह से शेर झड़ने लगे। मेरे वालिद ने मुझे मकतब पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन मैं तो शेर व शायरी के चक्कर में रहता। उस्ताद ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस शौक से बाज ना आया। मेरे उस्ताद मुझे एक दिन किसी महफिल में ले गए, जहाँ एक बड़े आलिम मौजूद थे। उस्ताद ने उनसे कहा, ये मेरा शागिर्द है और बचपन से इसे नज्म कहने का शौक है और शेर पढ़ता भी बहुत अच्छा है। तो आलिम ने फौरन एक किताब रख दी और कहा कि भाई गा के सुनाओ। अब मैंने जो शेर गा के पढ़ने शुरू किए तो उनका असर ये हुआ कि सबकी आंखें तर हो गईं और हर जानिब से तारीफ की आवाजें आने लगी। फिर आलिम ने कहा, चलो पढ़ना तो सुन लिया, अब कोई ताज़ा शेर तो कहो। और ये कहकर उन्होंने मुझे 4 अलग अलग लफ्ज दिए। बैजा यानी अंडा, मुए यानी बाल, खरबूजा और तीर, और कहा कि इन चारों को मिला के एक शेर कहूँ। मैंने इन चारों अलग अलग लफ्जों को मिलाकर एक रुबाई तैयार की और पेश की। बरमुए के दर्द जुल्फ आन सनमस्त, सदबैज़े अंबरी बरान मोए जमस्त, चू तीर मदान रास्त दिलश राजी राके, चू खरकुजा दंदानश मियाने शिकमस्त। महबूब की चोटियों में जो बाल हैं उनमें सैकड़ों अंडों जैसे मोती हैं। उसके दिल को तीर की तरह सीधा न समझो, क्योंकि खरबूजे की तरह इसके दांत भी पेट के अंदर हैं। वाह, क्या बात है। यानी कि खुसरो को बचपन से ही नए नए लफ्जों को मिलाने का और उनके नए नए मायने निकालने का शौक था। देखिए, 2 अलग अलग कल्चर्स के मिलने का और क्या मतलब है। और ये काम अमीर खुसरो से और अच्छा कौन कर सकता था। और फिर उन्होंने लिखा भी खूब। मेरे नाना रावते अर्ज रंग के सांवले थे, मगर उस काले बादल से ये समंदर उमट पड़ा। बादशाह बलबन के दरबार में 10,000 फौज के अफसर थे। उन्हें पान खाने का बहुत शौक था, खूब खाते थे। पान हिंदुस्तान का बेहतरीन मेवा है। दिखने में तो घास है, लेकिन इससे खून पैदा होता है। कहते हैं कि पान का मजा सिर्फ उसे लेना आता है जिसे जिंदगी का मजा लेना आता है। एक गुनी ने ये गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे देना। देखो जादूगर का कमाल। डाले हरा निकाले लाल, लाल डाले निकाले लाल बाहर। तोता, नहीं मिर्च, नहीं। पान, हाँ। अरे हमने तो नहीं दे। अमीर खुसरो की पहेलियां हों या गज़लें और कव्वालियां, इस निज़ामुद्दीन बस्ती में आपको हर वक्त गूंजती सुनाई देंगी। कभी दरगाह में तो कभी उर्स के मौके पर ख़ास महफिलों में। सद हिलाल ईद, सैकड़ों ईद के चांद कुर्बान है। सद हिलाल ईद कुर्बानत कुनम, ऐ हिलाले माँ हमें अब रूए तो ऐ हिलाले माँ हमें रूए तो। मेरी शायरी को सुनकर लोग ताज्जुब करते,
इससे मेरा शौक और भी बढ़ता। कुछ दिन बाद तो ये हालत हुई कि मेरी हर गजल को हाथों हाथ लिया जाता। दिल्ली के गाने वाले जब इसे चंग और रुबाब के सुरों में ढालते तो एक पल को झुकी कमर वाले बूढ़े भी सीधे होकर झूम उठते। खुसरा राह के कोष्ट हल्कों में पुरुषी के खुसरा राह के कोष्ट हल्कों में पुरुषी के खुसरा राह के कोष्ट हल्कों में पुरुषी। फरमाते हैं कि सारी दुनिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि खुसरो को कैसे ज़ेर किया। कुश्त के माने यहाँ पर मारने के नहीं है, ज़ेर करने के हैं, काबू करने के हैं। खल्क़मी पुरसी के खुसरो राके कूच गमज़े तो चश्मे तो अबरूए तो गमज़े तो चश्मे तो अबरूए तो खल्क़मी पुरसी के तो उस जमाने की दिल्ली में खुसरो की शायरी कहाँ पढ़ी जाती थी और क्या दिल्ली के आम लोग फारसी समझते थे क्या? देखिए, खुसरो तो दरबारी शायर थे। उन्होंने 7 बादशाहों के दरबार में नौकरी की और वो कहते हैं कि अच्छी शायरी तभी परवान चढ़ सकती है जब उसे बादशाहों की तरबियत मिले। और कुछ कुछ बादशाह तो ऐसे हुए भी जिन्होंने एक एक कसीदे के बदले शायर को एक खजाना बख्श दिया। कल रात में पैर फैलाए सो रहा था कि अचानक मेरे सर पर सच्चे मोतियों की बारिश होने लगी। चमकते शफाफ मोती इस तेजी से गिर रहे थे कि मुझे नींद में भी सर पे चोट महसूस होने लगी। मैं समझ गया कि कोई बादल तो ऐसे बरसता नहीं है, एक मेरा बादशाह ही है जो दरिया की तरह मोती बरसाता है। मुझे लगा कि मुझे बादशाह के दरबार से बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जब शाही फौज देवगिरी पहुंची तो एक शहर नजर पड़ा जो कि ताजगी और खूबसूरती में तमाम शहरों से आगे था। उसका हर एक बाजार बाग मालूम होता था जहां जौहरी और सर्राफ छोटे और बड़े चांदी और सोने के सिक्कों के ढेर लिए बैठे थे। हर किस्म के कपड़े थे जो कि बिहार से लेकर खुरासान तक कहीं न मिल सके। दुकानों में थानों के थान मौजूद थे और ऐसे खुशरंग जैसे पहाड़ों पर रंग बिरंगे फूल। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। आप क्या बाहर आ गई मैं खाने में। आप क्या बाहर आ गई मैं खाने में। फूल खिले बगियन तो ये सफ़र जिन पर अमीर खुसरो बादशाहों के साथ जाते थे वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए थे या उन इलाकों को जीतने के लिए? देखिए, ये बात तो जाहिर है कि ये फौजी हमले या चढ़ाइयाँ होती थी
दिल्ली सल्तनत की हुकूमत को फैलाने के लिए। और अमीर खुसरो हमें इन फौजी हमलों के बारे में तफसील में बताते हैं। शहंशाह की फौज के पहुंचने की खबर जब बड़े बड़े राजाओं के कानों में पहुंची तो उनकी नींदें हराम हो गई। एक भी तलवार में चमक बाकी न रही और सब के सब अपनी जान बचाकर भागे। वो इतने जबरदस्त हमले को बर्दाश्त न कर सके। तलवारों से कट कट के सर इस तरह गिरते थे जैसे जमीन पर चौसर के खेल में गेंदें लुढ़कती। जरा सोचो कि मोहब्बत की मारी माँ ने अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या दुख न झेले होंगे, जिसे जल्लाद एक ही बार में खत्म कर देता है। जंग में दुश्मनों के कत्ल होने पर फक्र करते हो, मर्द हो तो एक को भी जिंदा करके दिखाओ। क्या कोई शख्स इसलिए मेहनत करता है कि दूसरे लोग उसकी मेहनत का फल खा जाएं? हालत ये है कि एक तरफ तो ख्वाब में भी नान और कबाब उड़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मेहनत करने वाले की भूख से नींद उड़ी हुई है। अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में जिंदगी के हर पहलू और जज्बात के बारे में लिखा। अगर एक तरफ बादशाहों की तारीफें की तो दूसरी तरफ उन्हें इंसानियत के सबक भी दिए। उनकी इश्किया गज़लें न सिर्फ बादशाहों के सामने पेश की जाती थीं बल्कि सूफियों की महफिलों में भी मकबूल थीं। अमीर खुसरो की मसनवियाँ या लंबी कविताएं जो उन्होंने बादशाहों की तारीफ में लिखीं अपने ज़माने का इतिहास हमें बताती हैं। किसी भी अच्छे दरबारी शायर की तरह वो भी बादशाहों को खुश करने में लगे हुए थे ताकि उन्हें इनाम और इज़्ज़त मिले। अक्सर वो बादशाहों की तारीफ में उन्हें आसमान, चांद और सितारों से मिला देते हैं। आप जैसा अक्लमंद कोई बादशाह नहीं हुआ, क्योंकि आप जो है वो हुनर की कद्र करते हैं, अशार की दाद देते हैं, शायरी के दोस्त तो मददगार हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप जैसा बादशाह हो और मुझ जैसा शायर तंगी में गुजर गए। आज से 100 साल बाद एक और ही दुनिया हो जाएगी। जो लोग बादशाह की तारीफ पढ़ेंगे वो मेरी खिदमत की कद्र करेंगे और आपका नाम बाकी रहेगा। तो खुसरो ने जो बादशाहों की तारीफ में कसीदे मसनवियाँ लिखी हैं, क्या वही उनको एक बहुत बड़ा शायर बनाती है? नहीं, देखिए जो कसीदे लिखे हैं अमीर खुसरो ने वो तो बहुत कम है अगर आप उन्हें कंपेयर करें खुसरो की लिखी गज़लों से। और अमीर खुसरो का दिल भी दरअसल फ़ारसी की गज़लों में ही था। उन्होंने सैकड़ों इश्किया गज़लें लिखी हैं और उनमें कसीदों से बहुत बेहतर शायरी है। और उनकी शायरी शायद इतनी अच्छी ना होती अगर उनका ताल्लुक खानकाह से ना होता, क्योंकि अमीर खुसरो को जो इंसानियत, इश्क और हमदर्दी का सबक मिला वो तो निज़ामुद्दीन औलिया से ही मिला। बड़ा दरबार आली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, बड़ा दरबार
जारी है निजामुद्दीन चिश्ती का। तो ऐसा लगता है कि खुसरो का दिमाग शाही दरबार में था और दिल निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में था। देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि उस दौर में सूफियों और बादशाह के बीच कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी। निज़ामुद्दीन औलिया भी जो थे वो बादशाह से मिलना या उनसे तोहफे लेना पसंद नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सुल्तान जलालुद्दीन ने खुसरो से कहा कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन से मिलना चाहते हैं बग़ैर उनकी इजाज़त के, और कहा कि ये राज जो है आप ये बना के रखिएगा, ये उन पे ज़ाहिर ना होने दें। खुसरो बड़े सख्त परेशान हुए, बोले यार ये कैसे होगा। बनी दिल्ली दुल्हन दूल्हा निजामुद्दीन चिश्ती है, जमाना भर बराती है निजामुद्दीन चिश्ती का। तो खैर बहुत सोचने के बाद खुसरो ने जो है ये बात जाकर निज़ामुद्दीन औलिया के साथ बयान कर दी। तो आपने कहा कि जिस वक्त सुल्तान इस दरवाज़े से अंदर आएगा मैं खानका के दूसरे दरवाज़े से बाहर निकल जाऊंगा, और वो अजोधन के लिए रवाना हो गए। अब सुल्तान को मालूम हुआ कि खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया को सब बता दिया है, तो उन्होंने खुसरो को बुलाया दरबार में और कहा कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। खुसरो बोले हुजूर आपको खफा करने में जान का ख़तरा था, लेकिन अपने पीर को खफा करने में ईमान का ख़तरा था। निजामी दर बदर जानेगी तुझको क्या जरूरत है, निजामी दर बदर जानेगी तुझको क्या जरूरत है, बस दरवाजा काफी है निजामुद्दीन चिश्ती का। वैसे तो अंकित दास्तान गोई के लिबास में अमीर खुसरो की शख्सियत को पेश कर रहे हैं, मगर ज़रा सोचिए अगर इसी रूप में खुद अमीर खुसरो आज की दिल्ली में चले आएं तो कैसा रहेगा। मनशुदी मन तनशुदम तू जाशुदी, मन तू शुदम तू मनशुदी मन तनशुदम तू जाशुदी, मन तू शुदम तू मनशुदी मन तनशुदम तू जाशुदी, ताकस न गोयद बाद अजीम मन दीगरम तू दीगरी, बहुत कठिन है अरे बहुत कठिन है डगर बन घट की, कठिन है डगर बन घट की, बहुत कठिन है डगर बन घट की, कैसे के भरे लाऊं मदवास पट की, कैसे के भरे लाऊं मदवास पट की, बहुत कठिन है। हिंदी का जो मामला है ना खुसरो का, उसमें थोड़ा डिबेट है। अब उन्होंने हिंदी में लिखा तो ज़रूर है लेकिन लिखकर महफूज नहीं किया, अपने दोस्तों में बांट दिया, उनकी ज़बानी यादाश्त के हवाले कर दिया, और उसी याद के ज़रिए ये आज हम तक पहुंचा है। इसलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं नहीं खुसरो ने तो जी हिंदी में कुछ लिखा ही नहीं है, और ये लोगों ने उनके नाम से जोड़ दिया। मैं भी एक पहेली पूछूं? हाँ चल पूछ। जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया, बतलाओ इसका जवाब। तुम में से कोई नहीं बतला पाएगा। जूता खो गया होगा। अरे नहीं, चल। समोसे की दुकान बंद होगी। नहीं, तू भी बतला ना। तलाना था। अरे हाँ, एकदम सही, तलाना था। तू तो बतला भी नहीं पाई। तला क्यों ना था मतलब? देखो, अगर जूते का तला नहीं होगा तो हम पहनेंगे कैसे, और समोसा अगर तला नहीं जाएगा तो हम खाएंगे कैसे। अरे हाँ। देखो, मुझे लगता है कि जिस तरह ये मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हम रेस्टोर करने में लगे रहते हैं, उसी तरह हमें खुसरो की शायरी की भी रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। रैनी, ये कहाँ चली गई? रैनी? थोड़ी देर के लिए जब अंकित रैनी से बिछड़ गए तो जरा देखिए कि इन खंडरों में उनकी मुलाकात किससे हुई।
किसे ढूंढ रहे हैं जनाब? जी किसकी तलाश है आपको? वो मेरी दोस्त रैनी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अरे वो तो यहीं कहीं आमने सामने घूम रही होंगी, पर आप किसकी तलाश कर रहे हैं? मतलब ये फारसी शायरी, ये तारीख पढ़ना, ये कव्वाली में दिलचस्पी, ये सब क्या है? वो दरअसल मैं अमीर खुसरो की शख्सियत को तलाश रहा हूँ। उन्हें और बेहतर समझना चाहता हूँ, उनकी तारीख के बारे में जानना चाहता हूँ। तो लीजिए, सामने हूँ, जो पूछना है पूछिए। मतलब अरे वाह, मतलब ये तो बहुत अच्छा मौका है। आज आप बधाई दीजिए, ये सितार आप ही ने इजाद किया था, और वो ढोलक को काट कर तबला आप ही ने बनाया, और ये कव्वाली आप ही की शुरू की हुई है। ये सब सच है क्या? मतलब ये सारा झगड़ा आप खत्म ही कर दीजिए आज। सितार? हाँ सितार, सतार, वो 3 तार वाला साज। अच्छा, वो 3 तार वाला साज। हाँ, अरे वो 7 तार, वो 2 तार, सितार। क्या साज थे, क्या उनकी आवाजें थी। वो रुबाब की तारें छेड़कर जो आवाज निकलती थी, इतनी दिलकश थी, जैसे सितारे ज़ोहरा ने अपना साज छेड़ दिया। अगर उसकी मौसीकी से मुर्दा भी जी उठे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। हर धुन वाकई एक नई जिंदगी बख्शती है। अरगनू का नगमा अगर जुदाई का गीत है, तो रुबाब की मौसीकी बुलबुल के नगमे की तरह दिलकश है। हाँ तो सितार आप ही ने इजाद किया था ना? भाई देखो, हिंदुस्तान का संगीत ऐसा है जैसा दुनिया भर में कोई नहीं। दुनिया भर से लोग इसे यहीं सीखने आते हैं, लेकिन ये हुनर ऐसा है कि 30-40 साल रियाज करने के बाद भी इसकी नाजुक आवाज को अदा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे इसकी कशिश ऐसी है कि हिरण भी इसे सुनकर अपनी जान दे देता है, अपने होश खो बैठता है। वो आवे तो शादी होवे, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाक्य बोल, ऐसे की साजन ना सकी ढोल। आप हिले और मोहे हिलाए, वाका हिलना मोहे मन को भाए, हिल हिल के वे हुआ निसंखा, ए सखी साजन ना सकी पंखा। सच तो ये है कि मैं एक हिंदुस्तानी तोता हूँ। अगर मुझसे मेरी बेहतरीन शायरी सुनना चाहते हो तो हिंदवी में नज्म सुनाने की फरमाइश करो। मैंने हिंदवी में बहुत कुछ लिखा है जो सब अपनी दोस्तों की नजर कर दिया है। सावन जो आप गाने लगी हो, सुनाओ कौन सा है फिर? अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे कि सावन आया, कि सावन आया। ये जो तुमने सावन गाया है ना, मालूम है किसका है? अमीर खुसरो साहब का ही है जी। और एक तुम्हें मैं थोड़ा सा इसका नया अंदाज बताती हूँ कि सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया, सावन आया। अब्रमी बारदो मनमी शवम अज़यार जुदा, चूं कुनम दिल बेचुनी रोज़े ज़ दिलदार जुदा। बादल बरस रहा है, रुखसती का वक्त आ गया है। मैं रो रहा हूँ, बादल भी रो रहा है, और यार भी। के सावन आया, सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। मुझे अपने पीर के होठों से जो मिठास मिली है, उसने मेरी शायरी में एक नई चमक पैदा कर दी है। अगर उसके 2 कतरे मैं दवात में डाल दूं तो वो अंधेरे से रोशनी बन जाए, और अगर उसका 1 कतरा मैं अपने कलम में डाल दूं तो उससे एक दरिया बह निकले। मेरे अशार एक दरिया है, मगर फिर भी मैं उनसे अपने पीर की अच्छाइयों का पूरी तरह बयान नहीं कर सकता।
ये मेरे बारे में इतने सवाल, ये सब आप मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं? आज से 750 साल पुरानी तारीख आज आपके किस काम की? काम की है साहब, बहुत काम की है ये तारीख। आपके ज़माने की तारीख और आपकी शायरी से मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तसव्वुफ और सूफ़ी संगीत हमारे आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और आपकी शायरी की आज के दौर में हमें ज़रूरत है। अच्छा, वो कैसे? अरे आप देखिए ना, आज के दौर में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पर आपके दौर में तो हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में, त्योहारों में शरीक हुआ करते थे। और सूफियों ने तो हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की ना। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग आपकी कव्वालियों से, आपकी शायरी से कुछ सीखें और आपके दौर की तरह हम भी अमन और शांति से रहें। अमन और शांति? मेरे दौर में? आप मेरे दौर से अमन और शांति का सबक सीखना चाहते हैं? आप तसव्वुफ से हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करना चाहते हैं? आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि दरगाहें और कव्वाली हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देती हैं? क्या आप देखते नहीं कि हर दिन कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दरगाहों पर आते हैं? कितने भोले हो। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहां एकता के लिए नहीं आते। हर कोई अपनी मुश्किल का हल ढूंढने आता है। कोई बीमार है, किसी को पैसे की परेशानी है, किसी का बेटा हो गया, किसी पे कोई मुश्किल आन पड़ी, सब अपनी मुश्किल का हल ढूंढने आते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नहीं आता। और तुम्हें यह किसने बता दिया कि पुराने जमाने में सब सुख शांति थी? उस वक्त भी उतनी ही जंगें लड़ी जा रही थी जितने की आज, उतना ही झगड़ा फसाद था जितना कि आज है। फर्क बस इतना है कि आज के हथियार तब के हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब आप ये कहते हैं कि हम इतिहास ना पढ़ें, इससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है ना? नहीं नहीं, आप तारीख पढ़ें, जरूर पढ़ें, इससे हमें अपनी तहजीब की गहराई का एहसास होता है। लेकिन आप जब भी तारीख पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि जो तारीख आप पढ़ रहे हैं उसकी पूरी छानबीन आप कर चुके हैं। वो तारीख किसने लिखी है, क्यों लिखी है, किसके कहने पर लिखी है, कौन सी बातें लिखी हैं, कौन सी बातें छोड़ दी, ये सब अहमियत रखता है। जैसे कि मैं एक शायर हूँ, मैं तारीख को शायरी की नज़र से देखता हूँ। अब मज़ा पैदा करने के लिए कभी कभी अपनी तरफ से कुछ जोड़ देता हूँ, लेकिन ये सब बातें तो मैंने बादशाह की फरमाइश पे लिखी है ना। तो अगर आप इसे पूरा सच मान लेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने ये मसनवी लिखना शुरू किया तो थोड़े बहुत झूठ से भी काम लिया। शायरी में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस तरह की चीज भी जरूरी होती है। मगर जब भी कोई सच्ची बात कहने का वक्त आया तो मैंने ये गवारा न किया कि सच्चाई के साथ झूठ को भी मिलाया जाए। अमीर खुसरो, तो इससे कोई गीत तो सुनवा के दिखा जरा तो मानूं। अजी सुनियो अमीर खुसरो, चल कर आए हो, थक गए होंगे, पानी पियोगे? आप पिला देंगी तो हम पी लेंगे। ये लो पानी। पानी तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले खीर पे एक दोहा तो कह के सुनाओ तो मानो। खीर पे नहीं, चरखे पे गाओ, चरखे पे। चरखे पे नहीं, कुत्ते पे कहो, कुत्ते पे। अजी तुम ऐसे ही खुसरो बने फिरते हो, ढोल पे सुनाओ, ढोल पे। क्यों? अच्छा फसाया ना। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आयो कुत्तो खा गयो, तू बैठी ढोल बजाए, अब तो कोई पानी पिलाए। हाय। अरे खुसरो साहब, आप तो अंदर ही खड़े हो गए। अरे आइए जरा बाहर आइए, देखिए बच्चे आपकी लिखी पहेलियां सुलझा रहे हैं, आपके लिखे गीत गा रहे हैं और आप वहां अंदर खड़े। नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मुझे आपके आलिमों ने कैद कर रखा है इस फारसी के दायरे में। इस लकीर के आगे नहीं जा सकता मैं। जाना चाहता हूं उन बच्चों के पास, अपनी हिंदवी के पास, मगर बंद हूं तारीख के इस दायरे में।
मुझे इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पे यही तो दिल्ली शहर का कमाल है कि एक जगह इतनी हरियाली, इतनी हिस्ट्री, और कभी कभी इतना ट्रैफिक जाम की हालत खराब हो जाती है। बताइए, इतनी गर्मी है, पानी मिलेगा आपकी गाड़ी में? अरे जरूर, पानी तो मिलेगा, पानी जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक दोहा सुनाए मुझे। दोहा? जी। क्या मजाक कर रही हैं वो आप? तो सुनाना ही पड़ेगा, और वो भी आज की दिल्ली पर। अच्छा, तो ये लीजिए, खुसरो साहब अगर आज होते तो कहते कि कार खरीदी लोन पे और पेट्रोल दिया भरा है, ट्रैफिक जाम में फंस गई, अब बैठी हॉर्न बजाए, अब तो पानी पिला। अमीर खुसरो के गीत और गज़लों की तैयारी करते करते आखिरकार रैनी ने अपना म्यूज़िकल प्रोग्राम दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में पेश किया। तुम तो वही हो ना जो दिल्ली के बड़े बड़े ऑडिटोरियम में सूफी नाइट्स अटेंड किया करते हो। सूफी म्यूजिक को तुम लोगों ने फैशन बना रखा है। हाँ, वो मतलब जरा देखिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो सूफिज्म को गहराई से समझना चाहता हूँ, मैं उसे फैशन नहीं मानता। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना, ये सूफी है क्या? सूफी का रास्ता ढूंढ रहे हो? एक लंबी सी मोटर कार में बैठकर? ऐसे नहीं मिलता सूफी। नहीं, वो मेरी नहीं, वो तो रैनी की कार है। मोटर कार में बैठ के दिल्ली घूमते हो, हजारों रुपए की टिकट खरीदते हो ताकि सूफी कॉन्सर्ट सुन सको, मेरी शायरी से दुनिया बदलना चाहते हो। जाओ जाओ, अपनी दोस्त को ढूंढो। और मैं चला कुछ आम लोगों की तलाश में, जो शायद आज भी मुझे याद रखते हो। अच्छा सुनो, अगर सूफी की तलाश है तो उसका एक ही रास्ता है। जी, वो क्या, बताइए। वो है मोहब्बत, बस, और कुछ नहीं। خراب